गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था द फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताना चाहूँगा। देखिए, क्वेश्चन में जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो या तो हमको बैंक बैलेंस पासबुक का बैलेंस क्वेश्चन में दिया रहता है, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर हमको क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा रहता है। तो दो में से कोई भी एक हमको जो दिया रहता है तो उसके अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमको दो अलग अलग फॉर्मेट याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप एक फॉर्मेट अगर लर्न कर लेते हैं तो उसमें मैं आपको एक बहुत सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूँ, उस कंसेप्ट को आप यूज़ करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है, आप याद करेंगे केवल बैलेंस एज पर कैश बुक वाला फॉर्मेट, मतलब कैश बुक के अकॉर्डिंग जो बैलेंस है उससे हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपने उसमें 5 आइटम ऐड में और 4 आइटम लेस में, ये जो फॉर्मेट है पेज नंबर 290 पर दिया हुआ है, आप ये वाला लर्न करेंगे। अब अगर क्वेश्चन में सपोज़ करिए कि ये बैलेंस एज पर कैश बुक की जगह बैलेंस एज पर पासबुक आ जाता है, तब आपको कुछ नहीं करना, जो आइटम यहाँ पर ऐड आइटम थे वो आपके लेस आइटम में चले जाएंगे और जो आइटम लेस थे वो आपके ऐड आइटम में हो जाएंगे। दूसरी चीज़, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मान लीजिए हमने अगर हमारा अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया तो ये हमारा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कहलाता है। इसका मतलब ये है, ये हमारा फेवरेबल कैश बैलेंस है। अगर यही बैलेंस आपको कैश बुक के अकॉर्डिंग पासबुक के अकॉर्डिंग दिया है तो ये क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कहलाएगा। इसका मतलब ये है, पासबुक के इसको क्रेडिट बैलेंस मानती है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम बैंक में कोई अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो वो बैंक का हमारे लिए लायबिलिटी है और हमारे लिए वो एसेट्स है, क्योंकि हमने वो पैसा बैंक में डिपॉजिट करके रखा है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर नॉर्मल बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक है तो वो हमेशा डेबिट होगा, और अगर मान लीजिए वो पासबुक के अकॉर्डिंग है तो क्रेडिट बैलेंस होगा। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड आता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस के बारे में आपको मैंने बताया था कि जब कभी हम बैंक से डिपॉजिट से ज़्यादा विड्रॉ कर लें, बैंक हमको ये फैसिलिटी देता है, एक प्रकार से ये हमारी लोन फैसिलिटी है। तो जब हम डिपॉजिट से ज़्यादा विड्रॉल करते हैं तो जितना ज़्यादा अमाउंट हमने विड्रॉ किया हुआ है वो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है या ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहलाता है। अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक है तो ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस माना जाता है, क्योंकि ये पैसा हमने बैंक से ओवरड्रॉ यानी ज़्यादा निकाल के रखा हुआ है और ये हमारे लिए लायबिलिटी है, इसीलिए ये कैश बुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस रहेगा। और अगर यही बैलेंस हम पासबुक के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक हो जाएगा। अब बैंक के हिसाब से ये डेबिट बैलेंस क्यों हो जाएगा, क्योंकि बैंक ने हमको पैसा उधार दिया है, वो बैंक के लिए एक एसेट्स है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर मान लीजिए नॉर्मल या फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक है या फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक है तो वो उस अमाउंट को हमें हमेशा प्लस आइटम वाले कॉलम में ही लिखेंगे। ध्यान से सुनेंगे, अगर ये कैश बुक का या पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है तो आप हमेशा उसको प्लस आइटम वाले कॉलम में लिखेंगे, और अगर मान के चलिए ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक या कैश बुक है तो आप इसको बाहर वाले कॉलम यानी लेस वाले आइटम में लिखेंगे। इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि ये वो अनफेवरेबल बैलेंस माना गया है। अब आप देखेंगे पेज नंबर 292 पर ये जो आपका फॉर्मेट दिया है ये बैलेंस एज पर पासबुक के अकॉर्डिंग है। आप इसमें देखें, जो आइटम मैंने आपको बताए थे ऐड आइटम रहते थे, अब वो यहाँ पर लेस आइटम में आ गए, और जो आइटम लेस हो रहे थे वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ऐड आइटम में आ गए। इसमें आप देखिए, पहला आइटम है चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड और चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। इसका मतलब है हमने बैंक में चेक डिपॉजिट तो कर दिया था लेकिन वो पैसा अभी हमारे अकाउंट में नहीं आया, तो हम उसको क्या कर चुके थे, कैश बुक के अकॉर्डिंग उसको हमने प्लस कर दिया था। अभी हमने उसको पासबुक में प्लस नहीं किया, इसीलिए हम यहाँ पर इसको प्लस में ले रहे हैं। फिर अगला आइटम है चेक पेड इनटू द बैंक बट डिसऑनर्ड। जैसे हमने किसी को चेक इशू किया था और वो डिसऑनर्ड हो जाता है तो उसको भी हमें वापस से ऐड करना है, क्योंकि ये पैसा हमारे
बैंक अकाउंट से अभी वापस नहीं निकला और हमने इसको कैश बुक में से माइनस कर लिया था। ऐसे करके अदर ट्रांजेक्शन्स भी आपको दिए गए हैं, ये मैंने आपको कल समझाए थे। अगर आपको कोई भी इनमें पॉइंट्स में अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से मुझे शेयर करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक और फॉर्मेट आपको 295 पेज पर दिया है। अब आप देखेंगे ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पर ओवरड्राफ्ट बैलेंस की स्थिति में आपको कुल मिलाकर केवल इतना करना है कि जो बैलेंस एज पर पास कैश बुक है उसको प्लस आइटम की बजाय माइनस आइटम में आप शो करेंगे। बाकी जैसा आप ऐड कर रहे थे वो ऐड रहेगा और जैसा आपका लेस आइटम थे वो लेस आइटम में ही रहेंगे। मतलब इसमें आप ये 295 पेज का जो अलग से फॉर्मेट है इसको आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप देखेंगे पेज नंबर 296 पर ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक है। अब ये फॉर्मेट फिर आपका चेंज होके आ गया। तो इस तरह से आपको 4 फॉर्मेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक सिंपल एक फॉर्मेट में ही आपका काम हो जाएगा। और वो फॉर्मेट है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग आप लर्न करें। अगर मान के चलिए क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है तो आप उस अमाउंट को प्लस आइटम की जगह माइनस वाले आइटम के कॉलम में लिखेंगे। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको अभी बताई है जो कि अगर कैश बुक की जगह पासबुक का बैलेंस है तो जो आइटम आप ऐड कर रहे थे उसको आप लेस करेंगे और जो आइटम आपके लेस हो रहे थे वो आइटम ऐड होंगे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से, तो जो नीचे आपका प्लस माइनस होकर जो डिफरेंस आएगा या जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा उसका जो नाम रहेगा वो रहेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। मतलब आपने डेबिट बैलेंस कैश बुक से स्टार्ट किया था तो आंसर आएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अगर आपने क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट किया था तो जो आंसर आएगा उसको कहा जाएगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। सेम इसी टाइप से अगर आप मान के चलिए डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आंसर आएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आंसर आएगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। मतलब सीधा सीधा सिंपल है कि डेबिट बैलेंस क्रेडिट में कन्वर्ट हो जाता है और क्रेडिट बैलेंस डेबिट में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी चीज़, जो हमारा कैश बुक का बैलेंस है वो पासबुक में बदल जाता है और पासबुक का बैलेंस कैश बुक में बदल जाता है। रिकन्सिलेशन का मतलब होता है हम मिलान कर रहे हैं, तो हम किसी एक बैलेंस को लेकर उसमें हमारे सारे ट्रांजेक्शन्स को प्लस और माइनस करते हुए सेकंड जो हमारा बैलेंस है उस पर आते हैं। इसका मतलब होता है हम उसको टैली करते हैं। तो आप ये फॉर्मेट एक बार अच्छे से लर्न करें और मुझे आप ग्रुप में शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।